Hello guys, so welcome back to my channel Demystify. I'm so sorry it's been long. मैंने बहुत दिनों से कुछ पोस्ट नहीं किया है, but thank you so much guys for all your love, for your comments and for watching my videos and loving them so much. I promise you guys, आप जो भी रिक्वेस्ट करते हैं मैं पूरी ट्राई करती हूँ कि उन सभी कमेंट्स को पढूं, रिप्लाई करूँ एंड आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने की पूरी पूरी कोशिश करूँ. सो मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूं. एंड गाइज मेरे साथ ये भी रिक्वेस्ट आया है, मुझे ऐसा बोला गया है कि आप बाकी ओसवाल एंड अदर मीडियम से भी नोट्स बनाइए. सो गाइज मैं आपको बता दूं ये चीज़ कि मेरा चैनल है जो डीमिस्टिफाई, इस पर मैं आपको ये जो पेंटिंग के वीडियोस अभी शेयर कर रही हूँ एंड स्पेशली ये वाला जो मैं आपको नोट्स वाला वीडियो शेयर आपके साथ कर रही हूँ, ये नोट्स मैंने सिर्फ एक बुक से नहीं बनाया. इसमें NCERT एंड टू अदर वेरी प्रोमिनेंट वेरी गुड बुक्स है, पैनोरामिक इंडिया एंड अदर बुक्स ऑल्सो. मतलब आपको इन नोट्स में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके क्लास 12th के लिए ज़रूरी है. सो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैंने ट्राई करा है कि मेरी तरफ से 99% तक मैंने सभी 100% सभी सोर्सेज को कवर करके ये नोट्स कंबाइन करके आपके लिए बनाए हैं. तो 3 to 4 डिफरेंट बुक्स को मैंने हर एक को स्टडी करा है. मैंने एक बुक पहले पढ़ी, उसके नोट्स बनाए, फिर सेकंड बुक पढ़ी, सेकंड बुक में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो फिर इसमें ऐड करी, थर्ड बुक से इन्फॉर्मेशन ऐड करी. एंड गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मैं आपको ये नोट्स का तरीका लेकर आई हूँ, दिस इज़ वेरी गुड. ठीक है, आप देखिए जैसे मैं इसमें आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा ये आपको इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ पढ़ाने से पहले, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. आप देखिए, पहले है स्टडी का नाम, उसकी पिक्चर. ठीक है, आपको पिक्चर याद होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज गाइज ये हमारा पेंटिंग का पेपर है, फाइन आर्ट्स का पेपर है. ओके, तो ऐसा होता है कई बार कि हमें इंफॉर्मेशन याद नहीं रहती है. तो आपको अगर पिक्चर याद रहेगी ना, अगर आपके दिमाग में वो पेंटिंग बैठी हुई है, तो यू कैन राइट एनी थिंग अबाउट इट. ठीक है, आपको देखिए अब जैसे कि आप, ठीक है हमने इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ी, हमें जो पिक्चर दिख रही है उसमें क्या दिख रहा है पेंटिंग में, देयर इज अ कैमल. ओके, इट्स हाफ लेइंग डाउन, पीछे ऑरेंज मिस्टी बैकग्राउंड है, द कैमल इज वेरी एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड, इट इज कैरिंग सम हेवी लोड ऑन इट्स बैक. हमें नीचे स्टोन्स दिख रहे हैं. तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने 8-10 लाइन का डिस्क्रिप्शन, मतलब बहुत आसानी से दिख रहा है कि हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं. उसके हैवी लोड है, पीछे का बैकग्राउंड ऑरेंज है, सनसेट टाइप का लग रहा है, थोड़ा सा मिस्टी सा बैकग्राउंड है. ठीक है, नीचे पत्थर है, कैमल जो वो बहुत थक चुका है की वजह से वो आधा बैठ रहा है, मतलब बिल्कुल. सो अगर हमें पेंटिंग याद है, वी कैन राइट वेरी मच अबाउट इट. फर्स्ट पॉइंट इज दैट यू हैव टू रिमेंबर द पेंटिंग. वो आपके लिए गाइज इतना बेनिफिशियल होगा, आप खुद बोलोगे कि आपकी मेहनत इज रिड्यूस्ड बाय हाफ. यू विल एडमिट इट. इफ यू रिमेंबर द पेंटिंग, यू वॉन्ट हैव टू वर्क एज हार्ड. आपको इतनी कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में रजिस्टर होगा. सेकेंडली, लुक बीबी, आप ये देखिए यहाँ पर मैंने किस तरीके से सारी हेडिंग्स दी है. पहला टाइटल, आर्टिस्ट, मीडियम, टेक्निक, टाइम, स्कूल कलेक्शन. उसके बाद थीम. उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ पर अलग अलग, आप देखिए, एक इंट्रोडक्शन, फिगर्स, बैकग्राउंड, मीनिंग, स्टाइल. और ये मैंने सिर्फ एक नहीं, देखिए आप सभी आर्ट वर्क्स के साथ मैंने ऐसा ही किया है. अब देखिए, ये जो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि आपको याद करने में भी बहुत है. आप देखिए इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन है एंड मैं आपको बता दूं कि आपको इतनी लिखने की ज़रूरत ही नहीं एग्जाम में. मैंने यहाँ पर आपको जितनी, आप इसकी जस्ट हाफ भी लिखेंगे ना इसके बारे में डिस्क्रिप्शन वगैरह, आपको फुल मार्क्स मिलना है. बट मैंने यहाँ पर जितना कुछ मैं पेंटिंग के बारे में बता सकती थी, मैं बुक से मैंने पढ़ा जितना कुछ, सभी को जिसमें डाल दिया. मतलब आप ये समझ लीजिए कि मैंने आपको 20 पॉइंट्स दिए हैं, इसमें से अगर आपको सिर्फ 10 भी याद रहता है तो यू गेट फुल ऑन फुल. ओके, सो आप देखिए इस तरीके से आप, हो सकता है अपने खुद के अच्छे के लिए भी इस तरीके से याद कर लीजिए ना. अगर आप एग्जाम में भी ऐसे लिख कर आते हैं, बिलीव मी आपको बिना देखे फुल मार्क्स मिल जाना है. बिकॉज जो भी चेकर होगा, जो भी एग्जामिनर होगा, वो देखेगा कि किस तरीके से आपने इतनी प्रॉपरली हर चीज़ के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है. सो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं ना, यहाँ पर ही दिख रहा है कि हाउ मच यू नो अबाउट द पेंटिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट.
तो ये आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन में भी मैंने सब पॉइंट्स दे दिए, और ये देखिए कितना प्रॉपर है। मैंने उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसमें फिगर है जो, वो फिगर कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, अच्छा पेंटिंग का मतलब कैसा है, उसमें स्टाइल कैसी है, तो इसके अलावा आप और क्या लिखोगे एक पेंटिंग के बारे में। सो एवरीथिंग अबाउट द पेंटिंग इज इन दीज नोट्स। सो यू विल राइट दिस, आप इसका हाफ पे लिख कर आते हैं एंड यू विल गेट फुल ऑन फुल, दैट इज नो डाउट, आई गारंटी यू। सो गाइज ये मैंने बहुत ही मतलब इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम इन नोट्स को कंपाइल करने में, बिकॉज आई हैड टू रीड फ्रॉम 3-4 डिफरेंट बुक्स, वेरी गुड बुक्स, जो कि यू नो योर टीचर्स विल स्वेयर बाय। आप अपने टीचर से जाके पूछिए, वो आपको इन्हीं बुक्स का सजेशन देंगे। तो इसमें एनसीईआरटी तो पूरी है इससे, इसके साथ साथ 3-4 अलग अलग बहुत अच्छी बुक्स भी है जो यू नो विच टीचर्स है, मतलब जो एग्जामिनर है वो भी उन्हीं बुक्स में से क्वेश्चन बनाते हैं, एंड मैंने डायरेक्ट उन्हीं बुक्स में से आपको ये नोट्स बनाकर दिए हैं। सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। अच्छा ठीक है, अब मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, आपको पता है कि मैंने किस तरीके से नोट्स बताए हैं, आपको किस तरीके से इसको लर्न करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई एम रिपीटिंग इट, प्लीज रिमेंबर द पेंटिंग। इफ यू रिमेंबर द पेंटिंग, आपको अगर पेंटिंग आपके दिमाग में बैठी हुई है, you read this description once and you have all the points noted in your mind already. And even if you don't remember, ऐसा होता है कि हम लोग बहुत प्रिपेयर करके जाते हैं, बट कभी कभी जब हम एग्जाम में आंसर कर रहे होते क्वेश्चन को, तो वी फॉरगेट, ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारे दिमाग में क्या है, हमने क्या इसके बारे में पढ़ा, जबकि हम बहुत अच्छे से तैयारी करके गए। तो ऐसे होने पर यू विल फेस नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पेंटिंग याद है। तो अगर आपको पेंटिंग देखो, आप पेंटिंग में आपको लिखना क्या है, क्वेश्चन आएगा दैट डिस्क्राइब जर्नीज एंड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर, तो आपको पेंटिंग याद है, तो देखिए मुझे डिस्क्रिप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं पूरी पेंटिंग में से आपको अभी डिस्क्राइब कर बता सकती हूँ। तो सेम विल हैपन जब आप आंसर लिखोगे। सो फर्स्ट पॉइंट, रिमेंबर द पेंटिंग वेरी वेल। द पेंटिंग आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए कि जस्ट नाम लिया जर्नीज एंड द पेंटिंग्स पिक्चर शुड कम टू योर माइंड। एंड सेकेंडली आप देखिए इस तरीके से अगर आप अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखोगे, अच्छा इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, आप इतनी जल्दी लिखोगे, आप खुद बोलोगे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, हमने इसको सब पॉइंट्स बना दिए, इंट्रोडक्शन, फिगर, बैकग्राउंड, मीनिंग, स्टाइल। अब आप इसमें कोई पॉइंट छोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि देखिए फिगर के बारे में 2-3 लाइन है, इंट्रोडक्शन के बारे में 2-3 लाइन है, बैकग्राउंड की 2-3 लाइन है, तो आप कोई पॉइंट छोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप सब पॉइंट्स बना के लिख रहे हो। सो लाइक इंट्रोडक्शन में इतना आएगा, फिगर्स में इतना आएगा, बैकग्राउंड में सबकी 2-2 3-3 लाइन्स है। सो आप कुछ भूलोगे भी नहीं, कुछ छूटेगा भी नहीं, एंड योर फुल मार्क्स इज अ गारंटी, 5 मार्क्स आपकी जेब में। So let's start. The first one is Journey's End. Artist is Abanindranath Tagore. हम जानते हैं Abanindranath Tagore was associated with the Bengal School of Painting. अगर आपको नहीं पता है, आपको कुछ नहीं आ रहा है, इसके पहले आप प्लीज़ मेरे चैप्टर्स के वीडियोस जाकर देखिए, जो मैंने मेरे डीमिस्टिफाई चैनल पे डाल रखे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर के साथ आप एक बार रूबरू हो जाइए, आपको चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। दिस विल बी वेरी इजी देन, क्योंकि आर्टिस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। सो आर्टिस्ट इज अबनिंद्रनाथ टैगोर। हम अबनिंद्रनाथ टैगोर की क्या इंपॉर्टेंस थी, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड द रिवाइवल ऑफ इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माई वीडियोज। ठीक है, सो मेरे चैनल डीमिस्टिफाई पर जाकर आपको पेंटिंग क्लास 12 की प्लेलिस्ट ऑन करना है, एंड वेरी क्विकली मैंने बहुत ईजी तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में, वेरी क्विकली मैंने सभी चैप्टर्स को, ऑल द 8 चैप्टर्स को एक्सप्लेन करा है। The medium is watercolor, technique is tempera with watercolor, wash technique। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक हॉलमार्क पेंटिंग है बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना है कि जर्नीज एंड इज द हॉलमार्क पेंटिंग ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ओके, एंड वॉश टेक्निक जो है वो जापानीज ने इंट्रोड्यूस करा था। क्या, कैसे वॉश टेक्निक है, ये सभी चीज़ें मैंने हमारे मेरे चैनल पे वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन करी हुई है। The time period, the year in which it was painted is 1937. School is Bengal School of Painting. Collection is National Gallery of Modern Art, New Delhi, NGM in New Delhi. Theme, the camel is exhausted from the burden on his back and the long journey he travelled. The camel symbolizes human life. तो यहाँ पर ये जो मैंने इसमें लिखा है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इंट्रोडक्शन ये है कि ये सबसे पहले जो पेंटिंग है प्रवासी मैगजीन में प्रिंट हुई थी। एक नया टेक्निक है, एक जापानीज टेक्निक के साथ टेम्परा और वॉश मतलब जो है वो दोनों को इन्फ्यूज़ करके बनाया गया है, और ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की हॉलमार्क पेंटिंग है। इसमें
एक फिगर्स में हमें सिर्फ एक फिगर दिखता है जो कि ये कैमल है, जिसकी आईज जो है वो हाफ क्लोज्ड है, उसके हाफ अपर बॉडी जो है वो ग्राउंड को टच कर रही है। ओके, एंड उसके बाकी दोनों लेग्स जो है वो स्ट्रेट है, अपराइट है। अपने पीठ पे वो बहुत सारा वजन लिए हुआ है, ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, वो पूरा सब सामान उसके पीठ पे है। और ये जो उसका एक्सप्रेशन है कैमल का, वो यही सिंबलाइज कर रहा है कि उसने बहुत काम कर लिया है, वो पूरे दिन की जर्नी से एग्जॉस्ट हो चुका है, एंड नाउ ही इज लाइक अबाउट टू फॉल। बैकग्राउंड हम देख सकते हैं बहुत ही मिस्टी सा है, ब्राउन रेड ऑरेंज टाइप के कलर्स का है, और ये जो है वो सनसेट लुक का बैकग्राउंड है। अब यहाँ पे सनसेट दो चीज़ें मिस्टिफाई करता है, एक तो सनसेट इज द एंड ऑफ द डे, कि अब कैमल ने पूरे दिन भर में अपनी जर्नी कर ली है, कंप्लीट करके बहुत वजन उठा के अपनी जर्नी कंप्लीट कर लिया है ना, अब जो है वो फाइनल टाइम उसके रेस्ट का रहा है। सिमिलरली सनसेट जो है वो एक्चुअली एक मेटाफोरिकली पेंट करा गया है, जिसका मतलब जो है वो हमारी ह्यूमन लाइफ से भी है। सनसेट इज़ बेसिकली द ओल्ड एज, या फिर ऐसी एज जहाँ पर आपने बहुत कुछ मेहनत कर चुके हो या फिर अचीवमेंट कर चुके हो या वट एवर। तो सनसेट का मतलब नाउ इट्स कमिंग टू एन एंड, एंड जो कैमल यहाँ पे थका हुआ दिखा रहा है, इट मीन्स ये हमारे ह्यूमन लाइफ को सिम्बलाइज करता है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हर ह्यूमन ऐसा हो जाता है कि बस अब मतलब ऐसा होता है कि नाउ ऑल दैट द ह्यूमन वांट्स इज पीस एंड रेस्ट इन हिज लाइफ और इन हर लाइफ। तो ये इस तरीके से इम्प्रेशन है। जो स्टोन है उसमें ब्लू ग्रेइश टाइप का टोन है। वॉश टेक्निक बहुत ही परफेक्ट टेक्निक यहाँ पर यूज़ की हुई है, क्योंकि इसकी वजह से जो हमें परफेक्ट मिस्टी लुक चाहिए सनसेट का, आफ्टरनून टाइम का, वो चीज़ हमें यहाँ पे उस वॉश टेक्निक से मिल रही है। ओके, इसका मतलब यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कैमल है वो थक हार के अब जैसे कि अपनी बहुत लंबी जर्नी के बाद एग्जॉस्ट होके आ चुका है, उसी तरीके से यही जो पेंटिंग है हमारे ह्यूमन लाइफ के फाइनल मोमेंट्स को भी सिंबलाइज करता है। तो हम व्यूअर्स से पिटी और सिंपैथी, मतलब कैमल को देखकर हमें कितनी पिटी आती है एकदम से, क्योंकि वो कितना थक हार के मेहनत कराए कि हम, तो उसी तरीके से ह्यूमन लाइफ भी। स्टाइल आप देख लीजिए, कलर्स डल है, लाइंस बहुत ही थिन फ्लोई सी लाइंस, ऐसी स्ट्रेट या क्रुकेड लाइंस नहीं है, और वॉश टेक्निक जो है वो बहुत ही परफेक्टली यहाँ पर यूज़ करी है वंदना टैगोर ने। नेक्स्ट हमारी है शिव एंड सती। दिस was painted by artist Nandalal Bose. Medium is watercolor. Technique is tempera with watercolor. Time period is 1908. School again same. Collection NGM in New Delhi. थीम ये एक माइथोलॉजी बेस्ड पेंटिंग है, जिसमें सती जो है शी इज़ डेड एंड शी इज़ लाइंग इन शिवाज लैप। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है ये शिवा की लाइफ का, क्योंकि इसमें उनकी जो वाइफ है सती, वो जो है वो अब मर चुकी हैं। तो शिवा ग्रीफ में बैठे हैं क्योंकि ही हैज़ लॉस्ट हिज वाइफ। एक मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग है ये। मोनोक्रोमैटिक आप समझ रहे हैं कि इसमें एक ही टोन के कलर्स का यूज़ हुआ है। ये देखिए इसमें आपको जो येलोइश टोन है, मतलब येलो कलर है, उसी के डिफरेंट टोन्स आपको दिख रहे हैं। तो इसमें आपको कोई रेड ब्लैक वगैरह इतना नहीं दिख रहा है। तो दिस इज़ अ मोनोक्रोमैटिक पेंटिंग। ओके, एंड अजंता पेंटिंग से इंस्पायर्ड है ये। जैसे अजंता में हमें जिस टाइप की पेंटिंग्स दिखती है उसकी और इसकी स्टाइलाइजेशन थोड़ी बहुत सेम है। बहुत अच्छे से इसमें इमोशंस भी दिख रहे हैं। शिवा के आसपास हमें एक हैलो दिख रहा है जो कि उसे एक गॉड लाइक अपीयरेंस दे रहा है। वाइट के शेड्स यूज़ करें शिवा की और सती के फोरहेड पे और उनकी बॉडी पे। शिवा जो है वो अपनी गोद में अपनी वाइफ को सती को लिए बैठे हुए हैं, काफ़ी दुखी उदास, एंड इमोशंस को बहुत परफेक्टली यहाँ पर हमें दिखाया गया है। और बहुत ही मिनिमल सी ज्वेलरी पहना हुआ है। मतलब एक पेंटिंग आप देखिए कितनी मिनिमलिस्टिक है। इसमें कोई ज़्यादा एम्फेसिस नहीं दिया हुआ है कि बहुत अच्छे कपड़ों पे डिटेल्स या बहुत हैवी ज्वेलरी या मेकअप है, इस टाइप का कुछ नहीं। बैकग्राउंड भी बिल्कुल सिंपल प्लेन है। सो ये जो इसकी सिंप्लिसिटी है यही इसकी पावर है, क्योंकि इसमें जो उनके इमोशंस है वो बहुत ही परफेक्टली हमें देखने को दिख रहे हैं। ओके, बैकग्राउंड भी मिस्टी सा है, प्लेन सा है, क्लाउडी सा है, सिंपल है येट अट्रैक्टिव है, क्योंकि बैकग्राउंड से जो इमोशन आर्टिस्ट कन्वे करना चाह रहा है वो ग्रीफ का इमोशन, वो और ज़्यादा पावर दे रहा है बैकग्राउंड जो है उसको। और क्योंकि बैकग्राउंड सिंपल और प्लेन है तो फोकस जो है वो पूरी तरीके से फिगर्स पे है। मीनिंग हम जानती है कि ये एपिसोड, आप जिसको नहीं पता है कि सती, क्योंकि सती के हस्बैंड शिव का सती के फादर ने इंसल्ट किया था, तो इस वजह से सती ने अपनी जान ले ली थी। तो अपनी हस्बैंड की रिस्पेक्ट में उनके फादर दक्ष ने उनकी बहुत इंसल्ट की थी शिवा की। तो ये इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट जो है उसके एग्जीबिशन में वन ऑफ द फर्स्ट पेंटिंग्स ये लगाई गई थी, डिस्प्ले करी गई थी। और बोस ने उस टाइम पर 500 रुपीज़ का एक प्राइज जीता था, विच वॉज अ वेरी बिग अमाउंट एट दैट टाइम।
स्टाइल इस पेंटिंग में हम देख चुके हैं, मोनोक्रोम है, ब्राउन कलर में, बहुत ही बेसिक रियलिस्टिक सिंपलिस्टिक स्टाइलाइजेशन है, लाइंस भी सॉफ्ट एंड फ्लोई है, एंड मिस्टेक एंड ग्रीफ का एक सेंस दे रही है। हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है राधिका। दिस वॉज पेंटेड बाय M.A.R. चुगताई इन वाटर कलर, टेक्निक इज टेम्परा, स्कूल अगेन सेम स्कूल, कलेक्शन इज NGMA न्यू दिल्ली, और थीम एक इंडियन गर्ल के ऊपर है जो कि बहुत ही शर्माई हुई सी नीचे हाथ करे खड़ी हुई है, अपना सिर नीचे झुका है। तो ये हिंदू रिलीजन की थीम से मिलती जुलती पेंटिंग है, और चुगताई ने इसमें पर्शियन पेंटिंग्स में जो कैलीग्राफिक लाइन का यूज़ होता है वो भी यहाँ पर यूज़ करा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए आप, अगर आपको दिख रहा होगा किस तरीके से यहाँ पर जो जो जल रही है कैंडल या दीपक जो जल रहा है, जो लैम्प है, लैम्प से किस तरीके से धुआं निकल रहा है। तो ये धुआं जो है यहाँ पर एक कैलीग्राफिक स्टाइल्स का यूज़ इसमें यहाँ पर चुगताई ने करा है। फिगर में हम देखें तो एक फिगर हमें दिख रहा है, ओके, इट इज़ अ फिगर ऑफ अ गर्ल, ठीक है, लाइटेड लैम्प से थोड़ी सी दूर जाती हुई, उसका सिर नीचे झुका हुआ है जैसे वो थोड़ी सी शर्मा रही है। उनके ब्लाउज का कलर रेड है, येलो चुन्नी है, वायलेट लहंगा है। ऑल दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके, सब डिटेल्स आपको याद होनी चाहिए, कलर क्या है क्या नहीं है, एवरीथिंग, ओके। अपने हाथ, दोनों हाथों में वो लोटस कमल का फूल कैरी करे हुए हैं, और एक कमल के फूल पे एक इंसेक्ट बैठा हुआ है, एक मक्खी टाइप का, कुछ मिनिमल मतलब सुंदर सी ज्वेलरी भी पहनी हुई है, और बहुत ही फ्लेक्सिबल और ग्रेसफुल दिखाया गया है। बैकग्राउंड में हम देखें तो बहुत ही मिस्टिकल सा बैकग्राउंड है। लैम्प जो है वो मुगल स्टाइल में पेंटेड है, ओके, और लैम्प जो है वो फिर फेड होती जा रही है। लैम्प से लाइट जो हम देखिए, अगर लैम्प पे फोकस करेंगे तो लाइट बहुत, यहाँ पे देखिए बिल्कुल लाइट है, और फिर यहाँ दूर आते 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 वो लाइट जो है वो बिल्कुल फेड होती जा रही है, ओके। कुछ बैकग्राउंड भी ग्लूमी सा थोड़ा सा है, और लैम्प की लाइट से राधा के ऊपर, एक राधिका मतलब जो उनकी फिगर है उसके ऊपर एकदम से थोड़ी सी लाइट पड़ रही है, चमक आ रही है, और एक पूरी पेंटिंग में डिविनिटी दे रही है। हर माइन्यूट डिटेल को हाईलाइट किया गया है, और इस तरीके से इसको बोला गया है कि इट इज़ एज इफ पोएम फाइंड्स अ विजुअल फॉर्म, की जैसे एक कविता को अगर एक पेंटिंग में ढाला जाए तो वो कुछ इस तरीके की दिखेगी, ओके। तो इसी तरीके से, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक फ्लावर के ऊपर ही देखिए जो यहाँ पर इंसेक्ट बैठे हुए हैं, तो कई बुक्स में ऐसा भी कहा गया कि इंसेक्ट जो है वो कृष्णा को सिंबलाइज कर रहे हैं। इसकी स्टाइलाइजेशन देख सकते हैं कि बैकग्राउंड के कलर्स बहुत ही परफेक्टली ब्लेंड करें, देखिए कितनी परफेक्टली ये लाइट टू डार्क शेड में की तरफ मूव कर रहे हैं। डिटेल्स बहुत ही अच्छी हैं, थिन फ्लोई लाइंस हैं, पूरी पेंटिंग का एक्सप्रेशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और पेंटिंग की कंप्लीशन के बाद उसके ऊपर से काफ़ी पतली सी लाइंस ऐड करी गई थी। हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है मेघदूत, विच वॉज पेंटेड बाय राम गोपाल विजयवर्गीय, अगेन इन वाटर कलर, टेम्परा विथ वॉश टेक्निक, टाइम पीरियड 1965, स्कूल इज सेम बंगाल स्कूल, एंड कलेक्शन जो है इसमें दूसरी है, दैट इज ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली। इसकी थीम है, ये एक यक्ष की स्टोरी पर बेस्ड है जो कि अपने बिलवट को याद कर रहा है, मतलब उनकी जो लवर है उनको वो याद कर रहा है, और वो जो बादल गुजर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करा है कि प्लीज़ मेरे मैसेंजर बन जाओ और मेरा ये जो मैसेज है वो मेरी बिलवट के पास तक पहुंचा दो। तो इसके पीछे की स्टोरी है कि एक यक्ष ने कुछ ऐसे रूल्स को तोड़ा था, तो वहाँ के जो राजा थे जहाँ वो रहते थे उन्होंने उनको एग्जाइल दे दिया कि वो बाहर निकलना पड़ा उन्हें अपने शहर वगैरह को छोड़ के, तो वो एग्जाइल में अपनी बिलवट को याद कर रहे हैं। तो जो राम गोपाल विजयवर्गीय जी हैं उन्होंने मेघदूत एक पीस ऑफ राइटिंग है, इसमें मेघदूत को 3 सीरीज में पेंट करा था। पूरी मेघदूत जो है वो इस फॉर्म में मतलब लिखी हुई है एक, एंड उनको पेंट करा है, और 3 सेट्स बना है, हर सेट में 60 to 70 पेंटिंग्स उन्होंने पेंट करी है। तो ये जो पेंटिंग है मेघदूत, ये भी उसी का एक पार्ट है। अगर हम फिगर को देखें, बहुत ही सॉफ्ट फीचर्स हैं, कर्विंग बॉडी है, सॉफ्ट स्माइल कर रहे हैं बिल्कुल डो जैसी, हाफ क्लोज्ड आईज है, थिन टेपरिंग हैंड्स है, ग्रेसफुल एक्सप्रेशंस है। यक्षा एक अपने पत्ती पर अपने मन की बात कह रहे हैं, उनके एक हाथ में उन्होंने फूल पकड़ा हुआ है, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं क्योंकि वो अपनी बिलवट को याद कर रहे हैं। येलो धोती पहनी है, और उनके साथ एक लॉन्ग स्टोल मतलब एक चुन्नी जैसा उन्होंने रख रखा है, और उनके बहुत ही लंबे कर्ली से बाल है। बैकग्राउंड हम देखें तो बहुत ही पीछे हमें एक झोपड़ी जैसी दिख रही है, बहुत ही घना जंगल दिख रहा है, रॉकी टेरेन दिख रहा है, मतलब ऐसे पथरीला टाइप का हमें दिख रहा है। क्लाउड्स को देखिए बहुत ही स्टाइलिस्टिकली यहाँ पे पेंट किया है, ये देखिए किस तरीके से स्टाइल से क्लाउड्स को यहाँ पर पेंट करा गया है, जैसे कि वो हवा में स्वर्ल कर रहे हैं।
बर्ड्स भी आसपास उड़ती हुई दिख रही है, पूरा दिख रहा है कि मतलब जैसे यक्ष उनको याद कर रहा है अपनी प्रेमिका को, उसी तरीके से जैसे पूरा नेचर उनके साथ दुख मना रहा है और अपनी प्रेमिका को याद कर रहा है, इस टाइप का हमें लग रहा है। तो ये कालिदास ने जो पोयम लिखी है मेघदूत, उसके ऊपर ही ये पेंटिंग बेस्ड है। मेघदूत जो है वो एक यक्ष है जो कि अलाका में रहते हैं, हिमालयाज में एक शहर है अलाका, जो कि एक मिथिकल सिटी है। उनके किंग कुबेर ने उनको अपनी ड्यूटी ना करने पर शहर से बाहर निकाल दिया था। तो क्योंकि वो शहर से बाहर निकाल दिए गए, तो वो अपने बिलोवेड प्रेमिका को याद कर रहे हैं और गुजरते हुए बादलों को बोल रहे हैं कि प्लीज़ मेरे मैसेंजर बन जाओ, मेरा ये मैसेज जो है वो मेरी लव्ड वन को घर पे पहुंचा दो। रिदमिक पेंटिंग की स्टाइल है, स्टाइलिस्टिक, हमने क्लाउड्स को भी देखा। सटल ग्लो है पेंटिंग में, कलर्स का भी आप देख सकते हैं कैसे वाइब्रेंट यूज़ करा गया, एक्सप्रेशन सॉफ्ट है, शेड्स परफेक्ट यूज़ करे हुए हैं, लाइंस शार्प है, टोनल वेरिएशंस है, एक ही शेड के, एक ही कलर के हमें टोनल वेरिएशंस भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है रामा वैंक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन, एंड दिस वाज पेंटेड बाय राजा रवि वर्मा। इसका मीडियम चेंज होता है बिकॉज द मीडियम इज ऑयल ऑन कैनविस। कर्टसी इज ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली। टाइम इज समवेयर अराउंड मिड 19th सेंचुरी एंड कलेक्शन इज इन चित्रशाला मैसूर। तो जैसा कि इसका टाइटल ही हमें बता रहा है, द थीम इस पेंटिंग की यही है कि जब the ocean was not allowing, the ocean god was not allowing Ram to cross through the sea, through the ocean, तो राम बहुत गुस्से में आ जाते हैं और वो मतलब गुस्से में आकर जैसे कि प्राइड ऑफ द ओशन, मतलब जो समुंदर है उसका घमंड तोड़ने के लिए तीर मारने की कोशिश करते हैं उस पर। तो उसके पहले मतलब वो तीर मारे उसके पहले फिर ओशन गॉड एकदम से डर के बाहर आ जाते हैं कि प्लीज़, वरुण जो है ओशन गॉड, वो डर के बाहर आ जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो, हम आपको जाने के लिए अलाउ करते हैं। तो इंट्रोडक्शन यही है, वाल्मीकि रामायण से एक एपिसोड लिया हुआ है और ये राम के एंगर के ऊपर बेस्ड है, पुराणिक पेंटिंग है। राम जो है वो एक बो के साथ, तो इसमें टोटल कितने फिगर्स हैं, 4 फिगर्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। इसमें से राम जो है वो बहुत ही गुस्से में अपना तीर वगैरह बाण लेके खड़े हुए हैं, तैयार है वो कि ओशन की तरफ एक फायर कर दे। राम ने एक बहुत ही सिंपल सी धोती पहनी है, उनके बाल जो है वो बहुत ही उसमें बंधे हुए हैं और हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से हवा बह रही है वो हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि राम के बाल उड़ते हुए हमें दिख रहे हैं। साथ ही साथ जो वेव्स हैं वो जिस तरीके से पत्थर के अगेंस्ट टकरा रही है, तो वो वेव्स जो है, जो थंडर है, वो एक तरीके से देखिए, ये जो वेव्स एक तरीके से रामा के गुस्से के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक कोइंसाइड कर रहे हैं उनके, क्योंकि उनकी एक तरीके से अभी के गुस्से को ये दिखा रहे कि जैसे राम गुस्से में, तो कैसे हम देखते हैं ना गुस्से में तो बिजली कड़क रही है, हवाएं ज़ोर से चल रही है, इस तरीके से वो पेंटिंग में उसका लुक जो दिया हुआ है। इनके सामने जो है वो 3 फिगर्स हमें दिख रहे हैं, बीच में ओशन गॉड वरुण है जो कि अब बहुत डर गए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि राम जो है वो अपना तीर फायर कर दे और पूरे समुद्र को डिस्ट्रॉय कर दे। तो वरुण जो है वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं डरे हुए, और उनके साथ उनके 2 और हेल्प मतलब वो है, वो भी इसी तरीके से वरुण के आसपास खड़े हुए हैं। बैकग्राउंड हम देख सकते हैं कि बहुत ही टर्ब्यूलेंस दिख रहा है, बिजली का कड़कना बिल्कुल एक पतली सी वाइट लाइन से शो करा और कुछ नहीं, बस सिंपल दिखा है बट वो उससे मीनिंग पोर्ट्रे हो रहा है। वाटर बहुत ही फ्रोदी है, झाग है, पत्थर के अगेंस्ट वो टकरा रहा है, बिल्कुल लाइटनिंग है स्काई में। तो ये सभी जो पूरा के पूरा एटमॉस्फेयर है ये राम के गुस्से के साथ कोइंसाइड कर रहा है और उसको दिख रहा है। ओके, तो इस तरीके से टर्ब्यूलेंस हमें दिख रहा है। इसका मतलब हम समझ ही चुके हैं कि राम को श्रीलंका की तरफ जाना था, लेकिन ओशन गॉड उन्हें क्रॉस करने नहीं दे रहे थे। वो पहले बहुत प्रे करते हैं वरुण से कि प्लीज़ हमें अलाउ करो, हम जाए, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो फिर गुस्से में आके राम जो है वो उनकी तरफ तीर फायर करने के लिए करते हैं, और जैसे ही वो देखते हैं कि अच्छा राम गुस्से में अगर तीर फायर करके और पूरे डिस्ट्रॉय कर देंगे, तब वरुण अपीयर होते हैं डर के और उनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कितना डायनामिज्म, टर्ब्यूलेंस एंड एक्शन दिख रहा है हमें पेंटिंग में। डायनामिक पेंटिंग है ये, कलर्स वार्म है, म्यूटेड टोन्स का यूज़ करा हुआ है, और टेक्सचर जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है मदर एंड चाइल्ड, विच इज़ पेंटेड बाय जामिनी रॉय। अच्छा, जामिनी रॉय सुन के बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जामिनी इज़ अ फीमेल। नो, जामिनी इज़ अ मेल पेंटर, वॉज अ मेल पेंटर। तो जामिनी रॉय ने इसको पेंट करा है। ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट एंड गुड मेल पेंटर।
medium again watercolor, technique is tempera with watercolor, time period 1940. तो थीम बहुत ही सिंपल है कि एक मदर अपने चाइल्ड को गोद में लिए हुए हैं, कैरी कर रहा है। तो पेंटिंग में कामनेस है, कंप्लीटनेस है, और वर्टिकल पेंटिंग है, दिख ही रहा है हमें। फिगर्स में जो टोन का यूज़ किया, देखिए बहुत ही डल येलो में उनकी स्किन टोन को पेंट करा है, विच इज़ नॉट अ स्किन कलर, उसका स्किन टोन अलग है। कर्व्स हमें देखने को मिल रहा है, आप देखिए फिगर्स में किस तरीके से कर्व्स एंड फोल्डिंग, उनकी कमर किस तरीके से दिखाई हुई है। मदर ने बहुत एक सिर्फ सिंपल क्लॉथ को ड्रेप करा हुआ है एज ए साड़ी, मतलब बहुत ही ट्रेडिशनल फॉर्म में उन्होंने साड़ी पहनी है। ज्वेलरी भी बहुत ही ट्रेडिशनल है, मिनिमल सी है। चाइल्ड जो है उन्होंने कुछ भी नहीं पहना है, नेकेड है। और ये एक तरीके से कुछ लोगों ने इसको कंपेयर करा है कि मदर एंड चाइल्ड जो है वो एक तरीके से कृष्णा और उनकी मदर यशोदा का भी, सॉरी कृष्णा एंड उनकी कृष्णा का डिपिक्शन है। मतलब ये जो बेबी है, ये एक तरीके से कुछ लोगों ने कंपेयर करा है कि ये कृष्णा का डिपिक्शन यहाँ पर किया हुआ है। उनका फेस ओवल है, आईज आप देखिए किस तरीके से इलोंगेटेड सी बनाई हुई है, ठीक है। आईब्रोज भी आर्च्ड है। फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करेगी, खुश है, दुख है, क्या है, मतलब बहुत ही ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन है, आप गेस नहीं कर सकते कि अभी उनका मूड कैसा है। ओके तो मदर बीइंग विद चाइल्ड, बहुत ही फुलनेस एंड कंप्लीटनेस वाली पेंटिंग है। एंड जो फिगर्स है, बैकग्राउंड है, बहुत ही सिंपल है। देखिए इसकी जो बैकग्राउंड है कितनी ट्रेडिशनल तरीके से इन्होंने पेंट करा है, कुछ ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन या स्टाइलाइजेशन नहीं है। तो बैकग्राउंड जो है वो टेराकोटा कलर में, जो कि जामिनी रॉय के होम विलेज जो था बंकुरा, उससे मिलता जुलता है। वहाँ पे दीवारें जो थी वो इसी तरीके से पेंट करी जाती थी। इसमें बहुत सिंपल मोटिव्स हैं और बहुत ही स्टाइलिस्टिकली पेंटेड है ये मोटिव सिंपल तरीके से। और कांथा एंड अल्पना ऑफ बंगाल, वहाँ पर इसी तरीके से मोटिव्स को पेंट किया जाता था, तो वही चीज़ उन्होंने इस पेंटिंग में दिखाई है। तो बहुत ही छोटी सी जगह में, लिमिटेड सी जगह पर, देखिए अब उन्होंने किस तरीके से उसको पूरा पेंट करा है। तो रॉय ने इस पेंटिंग को एक तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उनको जवाब देने के तरीके से भी पेंट करा है, क्योंकि ये नोशन ऑफ विलेज कम्युनिटी एज अ वेपन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉलोनियल पावर्स को रेजिस्ट करते हुए विलेज कम्युनिटी को एंड लोकल को टू शार्ट आउट टू लोकल सिग्निफाई करने के लिए ये बनाई गई है। स्टाइल देख सकते हैं, बहुत ही एक्सप्रेसिव यूज़ ऑफ लाइंस है, बोल्ड लाइंस है, सिंपल स्वीपिंग ब्रश जैसी है, जैसे एक ही स्ट्रोक में बिल्कुल बनाई हुई है। और क्रूड विगर है, बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि डेलिकेट या सॉफ्ट लाइंस है, नहीं ऐसा नहीं है, क्रूड एंड क्रिकेट लाइंस हम कह सकते हैं। एंड ये जो बंगाल की पट पेंटिंग्स है, ओके जो फोक पेंटिंग है बंगाल की, वहाँ से बहुत कुछ इसमें हमें देखने को मिलता है, उनका मिलता है स्टाइलाइजेशन, मिलता जुलता है। एक 2D पेंटिंग है, 2 डायमेंशनल है, सिंपल है, प्योर है। एंड कलर्स आर ऑल्सो वेरी लिमिटेड, ऑर्नामेंटेशन बहुत लिमिटेड है, स्टाइलाइजेशन भी बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करा है इसमें, वॉल्यूम, रिदम एंड पट जो आर्ट वर्क है बंगाल के, उसका यहाँ पे हमें बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। ब्लैक लैम्प का यूज़ करा है ताकि ड्राइंग्स का आउटलाइन कर सकें। एंड उन्होंने इसमें एक बात ये भी कि जामिनी रॉय ने अपनी खुद के बने हुए कैनवस पे पेंटिंग करते थे, जो कि होम स्पन फैब्रिक, जैसे गांधी जी जिस तरीके से खादी करते थे, इसी तरीके से खुद ही वो अपने स्पिनिंग करके फैब्रिक को और उसी के कैनवस बनाते थे। सो इट्स अ वेरी गुड शाउट आउट टू अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट हमारी पेंटिंग है हल्दी ग्राइंडर, which was painted by Amrita Shergill, again a very prominent and a very popular famous artist of those times. 1940, again the medium is oil on canvas, collection is NGMA, National Gallery of Modern Art, New Delhi. एक आइडियलिक रूरल सीन यहाँ पर दिखाया गया है जहाँ पे women are busy grinding dry turmeric. डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर देखें तो देर आर women sitting, देखिए हमें 1 2 3 यहाँ पर फिगर्स देखने को मिल रहे हैं, एक फिगर यहाँ पे, तो टोटल 4 फिगर्स हैं। उनका फेस नहीं दिखाया है, ट्रेडिशनल फे में वो बैठे हुए हैं, हल्दी जो कि एक टर्मरिक जो कि कॉमन स्पाइस है उसको ग्राइंड कर रहे हैं। तो 3 मेन फिगर है, एक जो है वो दूर बैठी है। पिक्चर में कोई डिटेल्स नहीं, आप देख सकते हैं उनका क्लॉथ प्लेन है, उनको ना फेशियल एक्सप्रेशन है, ना कोई पेड़ पत्ती पौधे, कुछ भी तरीके से कहीं पर भी कोई डिटेल्स यहाँ पर उन्होंने ऐड नहीं करी है। डिफरेंट कलर पैचेस का यूज़ करा, मतलब कलर पैचेस से उन्होंने शेप्स दी है। तो देखिए यहाँ पर फेस की जगह सिर्फ ब्लैक कलर का पैच है, साड़ी की जगह देखिए ग्रीन कलर का एक पैच है, एक धब्बे जैसा है वो, बट उसको इस शेप में उस पैच को मतलब कलर कर रहा है कि वो उस चीज़ का शेप ले रहा है। तो ट्री ट्रंक्स जो है वो फिगर्स को मेन फोकस आ रहा है। देखिए ट्री ट्रंक किस तरीके से, ये है जो ये फिगर पे मेन फोकस ला रहे हैं।
और ये थोड़ा सा राजस्थानी एंड पहाड़ी मिनिएचर का इन्फ्लुएंस हमें इसमें देखने को मिलता है। बैकग्राउंड भी बहुत सिंपल है। उनके फेसेस यहाँ पे इसीलिए डार्क दिए गए हैं क्योंकि इस तरीके से कि जैसे उन्होंने अब अपनी लाइफ से होप छोड़ दी है कि उन्हें अब यही चीज़ जीवन भर के लिए करते रहना है। कोई उनके इसमें नया नहीं कि वो कुछ नया कर सके, सीख सके, नथिंग। दिस इज़ देयर वर्क, वो वहाँ तक ही लिमिटेड है। एंड जो छोटी बच्ची को दिखाने का है कि जैसे अब वो उसको भी इसी के लिए तैयार कर रहे हैं बिकॉज सोसाइटी उसको कुछ और करने के लिए अप्रूव नहीं करेगी, तो वो भी इसी चीज़ के लिए ताकि अपनी ड्यूटीज़ को आगे कैरी ऑन कर सके, उसी के लिए वो भी खुद भी प्रिपेयर हो रही है। स्टाइल जो है वो उसमें बहुत ही ब्राइट और सैचुरेटेड कलर्स का यूज़ किया, लेकिन बहुत ही पैच के फॉर्म में ये है कि बस कलर के पैचेस डाल दिए हैं। इसमें यूरोपियन आर्ट भी है, राजस्थानी मिनिएचर, सभी आर्ट्स का इन्फ्लुएंस हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है इन सभी का। ठीक है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द बसोली स्टाइल एंड पॉल गॉगिन। पॉल गॉगिन बहुत ही फेमस यूरोपियन पेंटर थे, तो उन दोनों की बसोली स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड पॉल गॉगिन की पेंटिंग के स्टाइल का कॉम्बिनेशन हमें इसमें देखने को मिलता है। एंड पॉल गॉगिन को अमृता शेरगिल बहुत एडमायर करती थी। कलर्स प्लेन एंड सिंपल है। पेंटिंग जो है वो आर्टिस्ट के बैलेंस ऑफ कंपोजिशन के सेंस को दिखाता है, किस तरीके से उन्होंने कंपोजिशन को बैलेंस कर रखा है। हमारी नेक्स्ट है मदर टेरेसा। इट वॉज पेंटेड बाय एम एफ हुसैन, वाटर कलर 1980 में। एम एफ हुसैन इज अगेन अ वेरी वेरी फेमस एंड पॉपुलर पेंटर ऑफ इंडिया। थीम जो है वो मदर टेरेसा एंड नन्स, जो कि मदर टेरेसा के जैसे काम करती है, उनको दिखाया गया है, उसी थीम में काम है। ठीक है, एंड वो यहाँ पर पहले एक बीमार आदमी को, फिर एक छोटे से बच्चे को और एक अनाथ को, इन 3 लोगों को यहाँ पर वो नर्स करती हुई दिखा रही है कि देखिए एक छोटा बच्चा, ये बीमार आदमी और एक ये अनाथ। तो मतलब ये दिखा रहा है कि मदर टेरेसा और उनकी जो नन्स है वो किस तरीके से ट्रीट करती थी, हेल्प करती थी जो बीमार होते थे उनका। तो इट शोज़ द पावर ऑफ नर्सिंग एंड हीलिंग। इसमें 6 फिगर्स हैं। सभी फिगर्स जो है वो फेसलेस है, कोई भी फेस नहीं है, लेकिन बहुत अटेंशन दिया गया है हैंड की डिटेलिंग पे। तो एक आदमी जो है वो ऐसे लेटा हुआ है बिल्कुल, तो वो मिशेल एंजेलो की पीटा भी अगेन एक बहुत ही फेमस स्कल्पचर है जो कि मिशेल एंजेलो ने बनाया है। यूरोप का बहुत फेमस स्कल्पचर है रेनेसां पीरियड का, तो उसके फिगर को वो रिजेंबल करता है। फिगर जो है वो उन्होंने एक वाइट साड़ी पहनी हुई है ब्लू बॉर्डर के साथ, जैसे कि मदर टेरेसा कपड़े पहनती है। उनके हाथ में एक बेबी है। साड़ी जो है वो मदर टेरेसा जैसी और भी नन्स को सिंबलाइज करती है जो कि उनके साथ ही मिलके काम करती हैं। ओके, तो जो मदर है, मतलब जो इसमें फिगर है, वो मोस्ट प्रोबेबली चर्च के पेविलियन में बैठे हुए हैं, उसके चर्च में बैठे हुए हैं। उनका लेफ्ट हैंड अभय मुद्रा में है, जैसे कि अभय मुद्रा जो है वो टू डिपिक्ट नो फियर, उस तरीके से वो है। जो इन्फेंट, जो छोटा बच्चा है, ऑर्फन है, और जो लाइंग मैन है, ये जो है वो सिग्निफाई करता है कि कोई भी हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे अनाथ हो, चाहे बीमार आदमी हो, सबकी मदद करेंगे। बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि कैनवस के ऊपर 2 येलो लाइंस का, देखिए ये जो 2 येलो लाइंस एक तरीके से चर्च के पवेलियन को दिखाता है, और उनके ब्लैक फेस जो है वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हुए हैं। इसका मतलब भी हम समझ ही गए कि किस तरीके से नर्सिंग और हीलिंग की पावर है, कि कैसे मदर टेरेसा के जैसे ही और भी नन्स, मतलब मदर टेरेसा से इंस्पायर होकर किस तरीके से वो करे हुए। ये यहाँ पर यहाँ पे जो फेस है वो डार्क करा हुआ है, कोई भी डिटेल्स फेस में नहीं है, बिकॉज इट शोज देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, द डार्कन फेस इज टू इरेज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इस्टेब्लिश यूनिवर्सल मदरहुड को इस्टेब्लिश करने के लिए ये फेस इस तरीके से उन्होंने बनाया। स्टाइल भी हम देख सकते हैं कि प्लेन स्टाइल है, विच अपियर्स लाइक अ कोलाज ऑफ पेपर कट आउट। ऐसा लग रहा है पेपर को कट कर करके एक साथ चिपकाया गया, इस तरीके से स्टाइल में पेंट करा गया इसको। और यूज़ ऑफ कलर्स जो है वो स्टेन्ड ग्लास ऑफ रोमन कैथीड्रल्स को सिंबलाइज करते हैं, जिस तरीके से कलर्स को देखिए, ये जो येलो कलर जिस तरीके से इसका यूज़ किया गया, तो ये सारे कलर्स जैसे कि रोमन चर्च में जो कैथीड्रल्स होते थे उनकी स्टेन्ड ग्लास के लिए। द लाइन्स जो है वो शार्प है, फुल ऑफ एक्सप्रेशन है, एंड पेंटिंग में बहुत आपको एक्सप्रेशन कहीं देखने को नहीं मिलता है, बहुत सिंपल मिनिमल सी पेंटिंग, येट अ वेरी पावरफुल वन, जो कि एक बहुत ही पावरफुल सा मैसेज जो है वो दे रही है।